नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं। टॉप एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबरों की। तो पहली खबर की बात करें तो आज से सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर है, जहां ताबड़तोड़ 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण के लिए 18 जिलों में आज से नामांकन होगा। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य नामांकन करेंगे। वहीं तीसरी खबर के बारे में बात कर लेते हैं तो देश में बढ़ते कोरोना अब डराने लगा है। कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं आखिरी खबर की बात करें तो प्रतापगढ़ में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। 2 शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है और 2 करोड़ की अवैध शराब भी बरामद की है। तो ये 4 बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 बड़ी खबरों में से पहली खबर रहेगी बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार। और दूसरी खबर की अगर बात कर ली जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर आज से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वहीं तीसरी खबर अगर बात कर ली जाए कोरोना को लेकर, कोरोना एक बार फिर से जिस तरीके से रफ्तार कोरोना को देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है सतर्क रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि रोज नई केसें यानी हजारों नई केसेस मिल रहे हैं। वहीं चौथी जो बड़ी खबर है वो शराब माफिया पर एक्शन, यानी शराब माफिया पर एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश में खासकर शराब माफियाओं पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है और अवैध तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसमें 10 करोड़ की शराब जब्त की गई है। तो गरीबों की मदद करने में सीएम योगी अब तक के नंबर 1 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम योगी ने पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों की मदद की है। सीएम योगी ने 4 साल में गरीबों को 10 अरब रुपए दिए हैं। सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में गरीबों को 552 करोड़ ही दिए गए थे। बसपा सरकार की बात कर ले तो बसपा सरकार में मात्र 18,462 लोगों को 84 करोड़ रुपए मिले थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछली सरकारों की तुलना में गरीबों की मदद करने में अब तक के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के तहत पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों और मजलूमों, गंभीर रोगियों की मदद की है। तो सीएम योगी ने पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए 4 साल में गरीबों, मजलूमों और गंभीर रोगियों को 10 अरब रुपये दिए हैं। वहीं सपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 42,508 लोगों को 552 करोड़ रुपए दिए गए थे। बसपा सरकार की अगर बात कर ली जाए तो 5 साल के कार्यकाल में ये मदद नाम मात्र ही लोगों को मिले। मात्र 18,462 लोगों को 84 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे चल रहे हैं गरीबों के लिए। तो गरीबों के मसीहा सीएम योगी आदित्यनाथ बने, किस तरीके से, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। साल 2017-18 में 13,224 लोगों को 1 अरब 84 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। साल 2018-19 में 17,772 लोगों को 2 अरब 56 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। साल 2019-20 में 18,014 लोगों को 2 अरब 80 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। साल 2020-21 में 15,343 लोगों को 2 अरब 75 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। ऐसे में कुल 4 सालों में 64,357 लोगों को 996 करोड़ रुपए सीएम योगी ने दिए। सबसे ज्यादा 25,425 कैंसर रोगियों को 3 अरब 94 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। अन्य प्रकार के इलाज के लिए 21,755 रोगियों को 3 अरब 5 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। किडनी के इलाज के लिए 9,427 लोगों को 1 अरब 80 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए। हृदय रोग के इलाज के लिए 7,019 लोगों को 68 करोड़ 35 लाख से ज्यादा रुपए दिए। तो यह आंकड़ा है पिछले 4 सालों का। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां पर किसानों को गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि 4 साल में 45.44 लाख से अधिक गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। गन्ना किसानों को 1,30,000 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक कर लिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ था गन्ना किसानों को लेकर। बीएसपी सरकार से दोगुना, एसपी से 1.5 गुना ज्यादा किसानों को भुगतान किया गया है। सीएम के फैसलों ने बदली गन्ना किसानों, चीनी उद्योग की सूरत। पिछली सरकारों में दम तोड़ रही थी चीनी उद्योग, अब एक नई उड़ान देखने को मिल रही है चीनी उद्योग में। योगी सरकार ने
3,868 लाख टन गन्ने की पेराई की है। 427.30 लाख चीनी उत्पादन का रिकॉर्ड भी बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। 25 साल में पहली बार प्रदेश में कुल 264 खांडसारी लाइसेंस भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर है, जहां पर किसानों को गन्ना भुगतान में योगी सरकार ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। 4 साल में 45 लाख से अधिक किसानों को गन्ना भुगतान किया गया है, जिसमें 1,30,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। बीएसपी सरकार से 2 गुना और एसपी से 1.5 गुना ज्यादा किसानों को भुगतान किया गया है। सीएम के फैसलों ने किसानों, चीनी उद्योगों की सूरत बदल दी है और अब कहीं न कहीं जाकर किसानों की जो नाराजगी थी, जो लगातार आंदोलन चल रहा था, उसमें एक मुस्कुराहट है। लोगों के चेहरे पर काफी मुस्कुराहट इस बात को लेकर है कि जो बकाए पैसे हैं, खासकर गन्ना मूल्य को लेकर, उसे लेकर काफी नाराजगी रहती थी, लेकिन योगी सरकार ने अब तक के सबसे ज्यादा भुगतान किए हैं और ये एक रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। यानी पिछली सरकार और समाजवादी की सरकार और बसपा की सरकार की अगर बात कर ली जाए तो इन दोनों से दोगुने के लगभग में किसानों के जो गन्ना बकाए हैं वो भुगतान किए गए हैं योगी सरकार के द्वारा। तो सीएम के फैसलों ने गन्ना किसानों, चीनी उद्योगों की सूरत बदल दी है। पिछली सरकारों में दम तोड़ रही चीनी उद्योग को एक नई उड़ान मिली है और सबसे अहम बात यह कि 3,868 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है, जिसमें 427.30 लाख टन चीनी उत्पादन भी हुई है। 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब 264 खांडसारी यानी कि ये वितरित किए गए हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, खासकर गरीबों को लेकर, किसानों को लेकर, ये बहुत ही सराहनीय है। और जो खबर है उसमें यह कि गन्ना किसानों को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा होता है, खासकर पश्चिमी यूपी की अगर बात कर ली जाए तो पश्चिमी यूपी में लगातार इस बात को लेकर किसानों में नाराजगी रहती है। लेकिन योगी सरकार ने यह नाराजगी को दूर करते हुए सबसे ज्यादा किसानों के, यानी जो गन्ने के जो मूल्य हैं, जो भुगतान है, उन्होंने किए हैं। और आदित्य द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ। आदित्य द्विवेदी जी, निश्चित तौर पर ये किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अब तक जो सरकारें और खासकर किसानों में जो सरकार और किसान में जो गतिरोध बने देखने को मिलता था, जो नाराजगी रहती थी पैसों को लेकर, भुगतान को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार खासकर योगी सरकार ने इसे पूरा किया है। जी हाँ, बिल्कुल। गन्ना किसानों के भुगतान की समस्या बहुत पुरानी है। अगर हम बसपा सरकार की या सपा सरकार की बात करें या वर्तमान में योगी सरकार भी जब आई तो उसके सामने बड़ी स्थिति की गन्ना किसानों का। इस मामले में 10 सालों में अगर खेड़े देखे जाए योगी सरकार के तो 45,44,000 से अधिक गन्ना किसानों को भुगतान किया गया। जो भुगतान किया गया है इसकी भी जो अमाउंट है उसमें आप में है 1,30,000 करोड़ का भुगतान किया गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर सरकार की बात करें तो दोगुना भुगतान हुआ और सरकार के कुल भुगतान की बात करें 5 सालों की तो उसकी तुलना में योगी सरकार ने 1 गुना अधिक किसानों को भुगतान किया हुआ है। और इसके अलावा पेराई और उत्पादन की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड उत्पादन किया हुआ है योगी सरकार ने। लगभग 3,868 लाख टन गन्ने की पेराई की गई है, तो अपने आप में रिकॉर्ड है। 25 सालों में कुल प्रदेश में 64 सारी लाइसेंस भी जारी किए गए। गन्ना किसानों को अब तक का सबसे काम करने वाली योगी सरकार साबित हुई है। जी बिल्कुल आदित्य जी, निश्चित तौर पर 2017 में ये एक बड़ा मुद्दा भी बना था, खासकर बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया और किसानों के बीच में जाकर ये बातें कही गई थी कि कर्ज माफी को लेकर और गन्ना भुगतान को लेकर। और हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहा है, प्रियंका गांधी एक सभा को संबोधित करते हुए ये इस बात पर जोर दे रही थी कि सरकार ने जो वायदे किए थे, खासकर बीजेपी ने, वो वायदे क्यों नहीं पूरे किए। क्या लगता है आपको कि इस जो अभी जो सरकार का जो मौजूदा जो कार्यकाल है और उसने जो काम किया है, खासकर किसानों को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर, विरोधियों के जुबान को बंद करवा दिए? जी हाँ, जो गार्ड हैं, अगर हम पिछली सरकारों के गार्ड की बात करें और वर्तमान योगी सरकार के गार्ड की बात करें तो ऐसे में राजनीति करना विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम कर सकता है। और ऐसे में योगी सरकार जो है वो अपना काम करता है, वो ये साबित कर रही है भुगतान के जरिए, अपने रिकॉर्ड के जरिए। तो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। ने अपनी स्पीच में कई बार कहा है तो खुली बहस है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये जो खबर है ये बाकी में किसानों के लिए बहुत ही उत्साहजनक खबर है और आप हमारे साथ बने रहें। सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि गरीबों के लिए ही ये सरकार बहुत ही उम्दा कार्य कर रही है। और आपको बता दें कि जैसे कि गरीबों की मदद के लिए भी ये सरकार नंबर 1 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों की इस सरकार में मदद की गई है। 4 साल में गरीबों को लगभग 10 अरब रुपये दिए गए हैं। आदित्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग जो वायदे किए गए थे 2017 में इलेक्शन से पहले और जो बातें कही गई थी, वो तमाम जो वायदे हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर प्रदेश में सबसे अच्छे शौचालय बनाने की बात हो, तो देश में जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको जमीनी हकीकत देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार नंबर 1 रही है। अब हम अगर गरीबों को रोक करने की बात, तो पटना सरकार में मात्र 10,462 लोगों को 84 दिए गए थे, आर्थिक किया गया था। इसलिए अगर हम सपा सरकार की बात करें, 5 साल 42,508 को 552 करोड़ दिए गए थे, जबकि योगी सरकार में 4 साल की कार्यकाल बाकी है और 10 अरब जाती है कई माध्यम की आवास दिए गए हैं, या फिर बेटी के साथी हो या फिर पढ़ाई का बजट, कुल मिलाकर के अरब रुपए की आर्थिक मदद की है, जो अपने आप में विकास है। चलिए, की बातें नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर हम बात करें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर मथुरा से, पीएफआई के 7 सदस्यों की आज कोर्ट में पेशी है। 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी। पीएफआई के सदस्यों पर आरोपों की एडीजे फर्स्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 7 आरोपियों को कोर्ट ने तलब किया था। कोर्ट के आदेश अनुसार आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तो एसटीएफ भी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ऐसे में जांच एजेंसियां जो है उनको आरोपियों के खाते से विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले हैं। पीएफआई नेता रऊफ शरीफ, फिरोज खान अंसद, बदरुद्दीन, अतिकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम सिद्दीकी कप्पन कारागार में बंद हैं। हाथरस में विदेशी फंडिंग के जरिए जातीय हिंसा फैलाने का आरोप, 7 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो ये खबर आपको मथुरा से पहुंचा रहे हैं। संवाददाता गगन पंडित हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं मामले की। गगन, आज पेशी हो सकती है कोर्ट के अनुसार 7 आरोपियों की, और क्या कुछ खास रहेगा, क्या अपडेट है? जी देखिए, बता दूं कि 31 मार्च को जो पीएफआई के 7 सदस्यों की जो पेशी थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी और उस दिन एसटीएफ भी अवेलेबल नहीं हो पाई थी। जबकि कोर्ट ने 3 अप्रैल के लिए तारीख दी थी। 3 अप्रैल को जो 7 आरोपी हैं वो फिजिकली तौर पे जो है कोर्ट में आज पेश होंगे और एसटीएफ भी मौजूद रहेगी। और बड़ी बात यह है कि एसटीएफ आज जो है 7 पीएफआई सदस्यों के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जी, ऐसे में अगर हम तस्वीरों को लेकर बात करें, क्योंकि पीएफआई के 7 सदस्य जो है आज कोर्ट में पेशी है। 31 मार्च को जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी उसके अनुसार हम कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जी देखिए, बता दूं आपको कि जो पीएफआई के 4 सदस्य थे उन्हें 4 अक्टूबर को जो है मार्ट थाना से गिरफ्तार किया गया था। मार्ट थाना गिरफ्तार करने के बाद में उसमें 3 अज्ञात थे। तीनों अज्ञात, उनके जब जांच पड़ताल की गई, उनसे पूछताछ की तो सामने आया कि राउफ शरीफ जो इनका मास्टरमाइंड है, इनका जो नेता है जो राउफ शरीफ है, तो राउफ शरीफ को केरल से गिरफ्तार किया था। केरल से गिरफ्तार करने के बाद में पीएफआई नेता राउफ शरीफ गिरफ्तार करने के बाद एसटीएफ ने उसे रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद में 2 अन्य साथी अंसद और बदरुद्दीन फिरोज खान, इनको ये 2 नाम सामने है। जो 2 नाम जो है पहले से ही जो है लखनऊ कारागार में बंद थे। इनको भी मथुरा लेके आया गया, एसटीएफ ने इनको भी रिमांड पे लिया। तो बहुत सारे तमाम अहम सबूत जो है एसटीएफ के हाथ लगे। अब देखना यह है कि 3 अप्रैल यानी कि आज एसटीएफ अपना जो चार्जशीट दाखिल करती है उसमें क्या क्या आरोप और इन पे लगते हैं। क्योंकि अभी जो अगर पिछली बातों को देखा जाए तो 7 पे देशद्रोह और हाथरस में जातीय दंगा भड़काने की साजिश के तहत तमाम संगीन धाराओं मुकदमे दर्ज हैं। जी ठीक है गगन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर सीतापुर से है, जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई करने पर पुलिस पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि सीतापुर से खबर आ रही है, जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया है। शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ पुलिस पर हमला किया। हमले
जिससे 2 सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बाइक छोड़कर सिपाहियों ने भागकर अपनी जान बचाई। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में हरगांव थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव का यह मामला है, जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई करने जब पुलिस की टीम पहुंची तो पुलिस पर हमला कर दिया गया। खबर सीतापुर से है, जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई करने जब पुलिस पहुंची थी, पुलिस पर हमला किया गया। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और किसी प्रकार से वहां पर सिपाही जान बचाकर भागे, ये बातें कही जा रही है। बाइक छोड़कर ही सिपाहियों ने जान बचाकर वहां से निकले। एक बार आपको फिर से बता दें कि शराब माफियाओं की दबंगई भी बढ़ गई है और सीतापुर से खबर आ रही है। हालांकि शराब माफिया को लेकर पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई चल रही है। सीतापुर में भी इसी कड़ी में कार्रवाई के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें 2 सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अक्सर ऐसी तस्वीरें देखी जाती हैं जब पुलिस जाती कार्रवाई करने और पुलिस पर ही हमला हो जाता है। ये एक और ऐसी तस्वीर सीतापुर से आई। इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें आई जब न्यूज़ 1 इंडिया ने आपको वो तस्वीरें दिखाई और उसके बाद क्या एक्शन लिया गया वो भी बताया। फिलहाल ये खबर सीतापुर से आपको पहुंचा रहे हैं। शराब माफिया पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। थाना प्रभारी हरगांव द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि थाने के 2 आरक्षी एक गांव बेलीथारा में वारंट तामीला के लिए गए हुए थे। वहीं पर एक आरक्षी को एक मुखबिर द्वारा फ़ोन पर इस आशय की सूचना दी गई कि दोस्तपुर गांव में कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। उस सूचना की महत्ता को देखते हुए तत्काल वहीं से दोस्तपुर आ गए और जहां पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था, उन लोगों द्वारा जब पूछताछ की गई इनके द्वारा, तो उनके द्वारा इनसे जो है बहस की जाने लगी और हाथापाई की गई। उनके द्वारा शोर मचाने पर कुछ और स्थानीय ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद दोनों सिपाहियों को जो है, एक सिपाही के बाएं गाल पर, एक सिपाही की पीठ पर खरोंच आई। तत्काल इसका सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कई प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में टीमें लगा दी गई हैं और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके कठोर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी। तो आपको बता दें कि आप सुन रहे थे किस तरीके से वहां पर शराब माफिया के संरक्षण में ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे और पुलिस वालों पर हमला किया गया। 2 पुलिस को चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है और भी लोग जो जुड़े हुए थे उन सब की बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी होगी, ये कहते हुए। और हिमांशु पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सीतापुर से, हमारे संवाददाता। हिमांशु, शराब माफियाओं की अगर बात कर ली जाए तो काफी दिनों से ये धंधा चल रहा है, गोरख धंधा चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त सख्ती के साथ उन शराब माफियाओं से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस बल पर हमला किया जा रहा है, ऐसे में वहां किस तरीके की कार्रवाई हुई है? और ग्रामीणों की जहां तक बात कर ली जाए, क्योंकि वहां के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो बता रहे थे कि उस शराब माफिया के संरक्षण में वहां के ग्रामीण भी साथ में थे। हरगांव थाना केंद्र के दोस्तपुर का मामला है। जी, रात 2 सिपाहियों को सूचना मिलती है कि वहां पे अवैध शराब बनाई जा रही है, काफी लोग शामिल हैं। सिपाही वहां मौके पर पहुंचते हैं, उनके तरफ राइफल होती है, लेकिन ग्रामीणों ने और जो शराब माफिया थे जो शराब बना रहे थे, उन्होंने किसी प्रकार की कोई परवाह न करते हुए सिपाहियों के ऊपर अचानक हमला बोल दिया, उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि सिपाहियों को अपनी बाइक और राइफल छोड़कर मौके से जान बचाने के लिए भागना पड़ा, लेकिन तब भी एक सिपाही को काफी ज्यादा चोटें लगी थी। दोनों सिपाहियों को अस्पताल में स्थानीय पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया, एक को जिला अस्पताल भेजा गया और देर रात के मामला चलता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही सीतापुर पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं। रात में पुलिस टीम लगभग 9 लोगों को इसमें हिरासत में लेती है और लोगों से पूछताछ भी शुरू कर देती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जी आखिर कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि लोगों में तो डर ही नहीं रहा। जो अपराधी हैं, जो माफिया है, वो तो कर ही रहे हैं, साथ ही जो ग्रामीण है उनके संरक्षण में वो भी पुलिस पर हमला कर रही है। कोई पहली तस्वीर नहीं है, ऐसे ही पहले भी कई और तस्वीरें आ चुकी है। पुलिस का खौफ क्या खत्म होता जा रहा है? देखिए, सीतापुर पुलिस बीते 2 माह में कई बड़ी कार्रवाई शराब माफियाओं पे कर चुकी है, कई लोगों की धरपकड़ कर चुकी है, लेकिन शराब माफिया हैं कि
बाज आने से बच रहे हैं, वो किसी प्रकार की पुलिस की दहशत में नहीं है। और कल जो ये घटना हुई उसने ये साफ कर दिया कि उनको खाकी का कोई खौफ नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक नेक्सस है, स्थानीय पुलिस का ये नेक्सस जरूर है कि शराब माफिया, उनको ये जानकारी रहती है कि किस तरीके के अधिकारियों से दबाव बनता है, कितना पुलिसकर्मी दबाव बना सकता है, कौन नहीं बना सकता है। तो कहीं ना कहीं वो आश्वस्त रहता है कि घटना के बाद हम बच जाएंगे, तो वो ये घटना को अंजाम देता है। तो सिस्टम में आश्वस्त इंसान तभी रहता है जब किसी सफेदपोश इंसान का सर पर हाथ रहे, ऐसे में शय मिलती है, तभी कोई अपराधी आश्वस्त रहता है। जी, कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि सफेद पोशों का हाथ रहता है। ये एक बड़ा मामला, लाखों करोड़ों रुपए का रोजाना का इसमें वारा न्यारा होता है। ये अवैध शराब का जो धंधा है सीतापुर जिले के अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। एक तरीके से कुटीर उद्योग बन गया। तो इसमें सफेद पोश नेता भी शामिल हैं और छिपे हुए अधिकारी, जो पुलिस के कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी शामिल हैं। तभी इन लोगों के हौसले इतने बड़े हुए। जी हिमांशु, इसमें कितने लोगों को नामजद किया गया है? 9 लोगों को जैसे आपने कहा कि हिरासत में लिया गया है, लेकिन नामजद कितने लोगों को किया गया है? देखिए, पुलिस अभी पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी सारी चीजें मीडिया के सामने नहीं वो सामने ला रही है। 9 लोगों को जिनको हिरासत में लिया गया है वो भी ये बता रही है कि स्थानीय लोग हैं, वो हमलावर बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी कोई स्थितियां साफ नहीं की गई कि कौन कौन वो लोग थे, अभी किनको चिन्हित किया गया है, अभी ऐसा कुछ भी साफ नहीं किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर गोरखपुर से, प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रधान पद के प्रत्याशी ब्रजेश सिंह की गोली मारकर हत्या की गई है। घात लगाए बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है। वारदात के दौरान चुनाव प्रचार कर वापस लौट रहे थे ब्रजेश सिंह। तो आपको बता दें कि कल प्रधान पद के लिए नामांकन करने वाले थे ब्रजेश सिंह। सूचना मिलने पर पहुंचे एसएसपी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। गुलहरिया क्षेत्र के नारायणपुर का यह मामला है, जहां पर एक प्रधान पद के उम्मीदवार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। तो बता दें, जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और इसी बीच कई ऐसी खबरें हमने आप तक पहुंचाई और अब ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, चुनावी रंजिश के कारण ये हत्या की गई। घात लगाए बैठे थे बदमाश, इन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो प्रधानी के लिए खासकर पंचायत चुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले वारदातें भी शुरू हो गई है। प्रधान पद के एक उम्मीदवार जो कि कल ही नामांकन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई है। और गोरखपुर से ये खबर है। सूचना मिलने के बाद मौके पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश में जुट गए। कहा यह जा रहा है कि क्षेत्र में, यानी ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके जब वो अपने घर लौट रहे थे, उसी दौरान पहले से घात लगाए कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। फायरिंग की गई, जिसमें मौके पर ही ब्रजेश सिंह की मौत हो गई है। तो बता दें, कल प्रधान पद के लिए नामांकन करने वाले थे ब्रजेश सिंह, लेकिन उससे पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। फिलहाल सूचना मिलने पर एसएसपी पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। तो गुलहरिया क्षेत्र के नारायणपुर का यह मामला बताया जा रहा है। गांव नारायणपुर में पूर्व प्रधान ब्रजेश सिंह सन ऑफ लेट गुप्तेश्वर सिंह की अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। हम लोग मौके पर हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है 3 लोग अज्ञात लोग थे, इनको गोली मारे हैं। मौके से 315 बोर की कट्टे की कारतूस यानी एम्प्टी कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। गांव वालों से बातचीत करके, परिवार वालों से बातचीत करने पे ज़मीनी या अन्य जो विवाद भी होने का संभावना बता रहे हैं। हर एंगल में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको खुलासा किया। गाँव नारायण। आगे बढ़ते खबर अलीगढ़ से है, जहां पर राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर किसान काफी नाराज हैं। भाकियों के कार्यकर्ताओं ने हाईवे को जाम कर दिया है। थाने के सामने अलीगढ़ पलवल हाईवे को जाम किया है। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। राकेश टिकैत को जेड प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो गौरतलब है कि राजस्थान में एक सभा को संबोधित करके जब राकेश टिकैत लौट रहे थे, दूसरी सभा में जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में स्वागत के बहाने कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोका और इसके बाद उन पर हमला कर दिया। हमला यानी कि गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और स्याही भी फेंकी गई। और इस घटना के बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा
कि ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं। इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। 32 लोग थे कुल, लेकिन 14 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके यही कहा है कि बीजेपी पहले ही दिन से किसान संगठन के लोगों को निशाना बना रही है और यहां जो राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ है ये बहुत ही दुखद है। बीजेपी के लोगों ने हमला किया है, लेकिन इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में भी हलचल है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया है और आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है और जाम करने के साथ साथ उसने सीधे मांग कर दी है कि क्यों ना राकेश टिकैत को Z+ की सुरक्षा दी जाए। इससे पहले मुजफ्फरनगर भी पहुंचे थे ये सारे कार्यकर्ता राकेश टिकैत के घर पर, यानी नरेश टिकैत से मिलने के लिए, जो भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके घर पर पहुंचे और उन्हें कहा कि अब बर्दाश्त नहीं होता। और इसी बात को लेकर थाने के सामने अलीगढ़ पनवल हाईवे को जाम किया है। तस्वीरों में जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं और जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई है।